संहिताओं का भाव। हेलो एवरीवन, मैं से वैद्य मोहित गुप्ता। आज मेरे जहन में कुछ शब्द, कुछ थॉट्स मुझे परेशान कर रहे थे, तो उनको मैं अपनी वाणी में प्रकट कर कर जो मैंने उनका समाधान निकाला और जो प्रश्न मेरे मस्तिष्क में घूम रहे थे वो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। तो जो मेन क्वेश्चन था या फिर जो डाउट या थॉट मेरे मन में था वो है संहिताओं का भाव। तो संहिताओं के अंदर हमें बहुत कुछ मिलता है सीखने को, पढ़ने को, समझने को, लेकिन संहिताओं के अंदर हर चीज़ लिखी हो ये मुमकिन नहीं। जैसे कि आपको पता है कि जो चरक संहिता है, जब पूर्णवसु, आत्रेय और अग्निवेश के बीच में चर्चा थी उनको लिखा गया उसमें। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो अग्निवेश हैं वो पहली बार संहिता लिख रहे थे। जो ये संहिता है उन्होंने पहली बार लिखी। तो जब भी कोई काम हम पहली बार करते हैं तो हम उसके अंदर बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत परफेक्ट नहीं कह सकते हम अपने आप को। तो इसी प्रकार जब पूर्णवसु, आत्रेय अपने विचार, अपने थॉट्स अग्निवेश जी के साथ साझा कर रहे थे, उनको बता रहे थे और अग्निवेश जी उनको संहिताओं में लिख रहे थे, तो पूर्णवसु, आत्रेय उन थॉट्स को, उन विचारों को, उन चिकित्सा के योजनाओं को, औषधियों को, रोगों का वर्णन जब कर रहे थे, बता रहे थे, तो जब उनके बताते वक्त, उनके बताने के साथ जो उनके मुख पर, जो उनके शरीर पर जो भाव थे, जो एक्सप्रेशंस थे, जो फीलिंग थी, जो इमोशंस थे, वो जो उन्होंने दिखाए अग्निवेश जी को, वो उन संहिताओं में लिख नहीं पाए, बता नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ शब्द वहाँ पर लिखे। और अब आप कहेंगे कि उनका क्या रोल है उन भावों का, उन फेशियल एक्सप्रेशंस का, ठीक है। उनकी जब वो बोल रहे थे पूर्णवसु, आत्रेय, तो उनके एक्सप्रेशंस जो थे, ठीक है, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी शरीर की, उनका क्या रोल है चिकित्सा में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका ही सर्वप्रथम या फिर कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखिए, जब आपको पूर्णवसु, आत्रेय जी जब बोल रहे हैं एक बार कि मान लो कि मेरा नाम पूर्णवसु, आत्रेय है, एक बार उन्होंने ये बोला, और एक बार बोला माई सेल्फ पूर्णवसु, आत्रेय। तो यहाँ पर आप कहेंगे दोनों में उन्होंने अपने नाम बताया है, दोनों में उन्होंने बताया कि मैं पूर्णवसु, आत्रेय हूँ। लेकिन जब आप भावनाओं पे जाएंगे तो आप जानेंगे कि जब उन्होंने ये बोला कि माई सेल्फ पूर्णवसु, आत्रेय, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं पूर्णवसु, आत्रेय हूँ। लेकिन जब उन्होंने बोला माई नेम इज़ पूर्णवसु, आत्रेय, तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि मेरा नाम पूर्णवसु, आत्रेय है, लेकिन मैं पूर्णवसु, आत्रेय नहीं हूँ। मेरा नाम पूर्णवसु, आत्रेय है, लेकिन मैं क्या हूँ। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ हमें यहाँ पर भावनाओं के थ्रू नहीं बताई पूरी बात। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि हर कोई मानव, हर कोई सृष्टि में जितने भी चीज़ें हैं वो पंच महाभौतिक है और उसके अंदर फिर आत्मा निवास करती है। तो यहाँ पर उन्होंने जब बोला माय नेम, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि मेरा नाम ये है, लेकिन मैं हूँ पंच महाभूत, मैं हूँ पंच महाभूतों का समूह जिसके अंदर आत्मा निवास करती है। लेकिन मेरे को जाना जाता है मेरे नाम से, जो मेरा नाम है पूर्णवसु, आत्रेय। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि मैं ही पूर्णवसु, आत्रेय हूँ। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, भावनाओं का, अर्थ का, हमारी समझ का, चिकित्सा में जिसका बहुत अति महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि जब किसी रोग के बारे में वो बताते हैं कि ये जो रोग है, ये जो डिसीज़ है, इसके अंदर इस दोष यानी कि पित्त दोष के कारण ये जो हो रही है, और पित्त दोष की भी उष्णता यानी कि उसकी गर्मी के कारण, तो यहाँ पर वो जब उष्णता बोलते हैं तो रोक देते हैं, अग्निवेश जी उष्णता लिख के स्टॉप कर देते हैं।
तो अब हमें उस उष्णता का अर्थ जानना है, उसके भावना जानने हैं जब वो उष्णता बोलते हैं, कि उन्होंने जब उष्णता बोली तो उनके फीलिंग एक्सप्रेशंस क्या थे। कि उष्णता, जब उन्होंने उष्णता बोली कि उनकी आंखें, उनका मुख कैसा हुआ, ठीक है। तो हमें उष्णता का पता चला कि जो उष्णता थी वो कितनी ज़्यादा थी, वो कहाँ थी, उसके उस उष्णता के कारण क्या हुआ, उनकी आंखें बंद हुई, उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस बदले, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि मान लो कोई आपके पास पेशेंट आया, रोगी आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब जब मैं अपने हाथों से पानी भी नहीं पी पा रहा, तो आपने देखा कि जब उसकी आंखें, उसके चेहरे पे वो पीड़ा, उसके चेहरे पे वो डर देखा आपने, कि आपने समझा कि वो पानी नहीं पी पा रहा। उसने ये बात बोली, जब उसके वर्ड जो थे, उसकी वाणी जो थी वो लड़खड़ाई, उसकी कंपकहाट हुई उसके वाणी के अंदर, तब आप समझ पाए कि उसके हाथ जो हैं उस पानी के गिलास को पकड़ नहीं पाते, या फिर वो पकड़ते हैं तो दर्द होता है या पानी छूट जाता है। तो यहाँ पर ये भावनाएं हैं जो व्यक्ति बता नहीं पाता, लेकिन हमें उसकी भावना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से जानने पड़ते हैं। तो अब जो आपकी संहिताएं हैं, उसके जो आप भाव हैं, वो तो आपको उसके अंदर नहीं मिले, तो आप वो कैसे जानें। फिर मैंने इसके ऊपर विचार करा और मैं इस कंक्लूज़न पे निकला कि अब देखिए कि आप क्या करें। चरक संहिता है आपके पास, उस चरक संहिता को आप समझे कि वो है पूर्णवसु आत्रेय और आप हैं अग्निवेश। जब वो चरक संहिता, आप अपने आप को वहाँ ले जाएं जब पूर्णवसु आत्रेय और अग्निवेश जी के बीच में वार्तालाप हो रहा था। आप अपने आप को वहाँ ले जाएं उस चरक संहिता पढ़ते समय, और आप सोचें कि ये चरक संहिता है, ये पूर्णवसु आत्रेय हैं जो अपने शब्दों के थ्रू आपको बता रहे हैं, और आप अग्निवेश हैं और आप इस पूर्णवसु आत्रेय को, इस चरक जी को आप देख रहे हैं अपनी आँखों से स्पर्श, ठीक है। और आप सोचिए जब वो ये लाइन बोल रहे हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी फीलिंग, उनकी भावनाएं, उनके एक्सप्रेशंस या फिर उनकी एक्टिविटीज़ कैसी होगी, किस प्रकार वो बोल रहे हैं, ये आप समझ पाएंगे। आप अगर जो अपना ध्यान लगाएंगे तो आप बेशक 100% आप इस बात को फील कर पाएंगे, अपने जहन में उतार पाएंगे इस चीज़ को, और यही चीज़ आपको दूसरों से अलग करेगी। क्योंकि चरक संहिता हर किसी के पास है। बहुत सारे ऐसे वैद्य, डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी तरह पढ़ भी रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक पेप टॉक थी जो वैद्य मयूर सुराना की, वो शेयर करी थी। उन्होंने बताया था कि आप चरक को समझ नहीं पाएंगे, आप चरक को समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत ज्ञान योग, भक्ति योग, बहुत चीज़ें चाहिए आपको। तो मैं आपको कहता हूँ कि ये जो ज्ञान योग है, जो भक्ति योग है, वो आप इस प्रकार फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इनको अचीव कर सकते हैं। अपने आप को वहाँ ले जाएं जहाँ ये वार्तालाप हो रहा था, अपने मन को पूरा प्योर कर दें, शुद्ध कर दें, और समझें उनके अर्थ, उनकी भावनाएं उस चीज़ को बताते हुए। और आप देखेंगे कि आप चीज़ों को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप चीज़ों को सिर्फ समझ नहीं रहे, आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। अगर जो मैं किसी चीज़ को समझ पाया हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर पाया हूँ, या किसी चीज़ की थ्योरी बना पाया हूँ, अपनी थ्योरी क्रिएट कर पाया हूँ, तो वो इन्हीं चीज़ों से कि मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ उन्होंने क्यों बोली। पित्त को उन्होंने बोला कि ये मेमोरी से रिलेटेड है, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, ऐसा क्या उन्होंने पित्त में देखा, क्या किस गुण के कारण उन्होंने ये चीज़ बोली। तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी थिंकिंग पे, हमारे आइडियाज़ पे, हमारी एक लाइफ चेंजिंग चीज़ है। तो आप ऐसे अपने चरक संहिता, कोई भी संहिता है, उनके भावों को इस प्रकार ग्रहण करें, क्योंकि हर चीज़ लिखी जाए, हर चीज़ राइटिंग्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती, हर चीज़ वर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कुछ चीज़ों को हमें उसके अंदर उतर कर समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह। अपना डायरेक्ट कांटेक्ट, जब पेशेंट को हम, जब रोगी जब आता है, जब हम उसकी जो भावनाएं हैं उनको समझ पाएंगे, तो हम अलग ना होकर उस रोगी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएंगे, और हम उसका अच्छी तरीके से चिकित्सा, समाधान, क्योंकि हर कुछ जो रोगी है वो बता नहीं पाता,
अब जब रोगी ने बताया कि आपको कि मैं गिलास भी नहीं उठा पाता पानी का, खुद पानी भी नहीं पी पाता, स्वयं पानी भी नहीं मैं ग्रहण कर पाता, तो आप देखेंगे कि मान लो उसकी जो कंडीशन है वो ठीक भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर एक डर है। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एक स्टोरी है, आपने सुनी होगी कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तब उसको एक रस्सी के साथ बांध देते हैं, रस्सी, सिंपल रस्सी, और वो हाथी का बच्चा बहुत कोशिश करता है, ठीक है, इधर उधर भागने की, तोड़ने की, उसको तोड़ नहीं पाता वो, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसी रस्सी से उसको बांधा गया, अभी तक बड़ा हो गया, उसको उसी रस्सी से बांधा गया। अब हाथी जो है उसको एक झटके में तोड़ सकता है, सिर्फ एक झटके में, लेकिन वो तोड़ नहीं रहा उसको। क्यों? क्योंकि उसके मन में बैठ चुका है कि जब मैं बच्चा था मैंने बहुत प्रयत्न करा, बहुत कोशिश करी इसको तोड़ने की, मेरी गर्दन भी छिल गई, मेरे को बहुत दर्द भी हुआ, लेकिन मैं तोड़ नहीं पाया। तो अब उसके मन में शक्ति तो है अब उसके पास, लेकिन अब उसकी जो विचार धारणाएँ हैं वो इस प्रकार बन चुकी है कि मैं उसको तोड़ नहीं पाऊँगा। तो ऐसे ही वो रोगी है, वो अब मान लो उसके अंदर शक्ति तो आ गई है धीरे धीरे, उस दवाइयों से, उस मेडिसिन से, औषधि से, ठीक है, टाइम के साथ, लेकिन अब उसके अंदर डर बैठ गया कि मैं गिलास उठाऊंगा तो वो गिर जाएगा पानी है, मेरे अंदर शरीर, मेरे हाथ के अंदर इतनी ताकत नहीं है, फिर मेरे को किचन से पानी लाने में बहुत कष्ट होगा, कोई आसपास नहीं है मेरे। तो उनके मन में वो डर बैठ चुका है कि मैं पानी उठाऊँगा तो वो गिर जाएगा, फिर पानी के लिए मेरे को तड़पना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसके फीलिंग से, जब वो बता रहा है आपको, उसकी वाणी जब अटक रही है, उसकी वाणी में कंपकंपाहट है, उससे आप समझ पाएंगे कि इसके अंदर अब मानसिक रोग डेवलप हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर शारीरिक रोग के साथ मानसिक रोग की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो ये होते हैं भावनाओं का अर्थ ग्रहण करना किसी के थ्रू, उसके वाणी के थ्रू, उसकी फीलिंग एक्सप्रेशंस के थ्रू, उसकी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। तो अब हम पूर्णवसु आत्रेय जी की इन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि हमें जो चीज़ें अवेलेबल है वो संहिताओं में अवेलेबल है। तो आपको अपने आप को वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्या करें, देखिए, आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि देखो डिग्री होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे। लेकिन आप अपने दिन में, अपने एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, आप 2 घंटे अगर जो पेपर के लिए पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, पास होने के लिए पढ़ते हैं, तो आप 10 मिनट सिर्फ एक श्लोक ले लें, 10 मिनट आप उसको इस प्रकार पढ़ें कि मैं ना होकर अग्निवेश हो गया, ये संहिता ना होकर पूर्णवसु आत्रेय हो गई, ये कमरा, ये मेरा जो रूम है, जो मेरा घर है, वो घर ना होकर वो वातावरण हो गया, उस वातावरण में मेरा जो मन है वो उस वातावरण में घुल गया। उनके शब्दों को ना जानकर मैं उनके अर्थों को, उनकी भावनाओं को महसूस कर रहा हूँ, ये श्लोक ना होकर उनकी वाणी हो गई। फिर आप देखेंगे कि ये श्लोक आप याद नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे। और आई चैलेंज यू, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब यूज़ करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे सिंपल जैसे लोग कर रहे हैं, वो अलग ही माया जाल होगा, उसके अंदर अलग ही ताकत, अलग ही एनर्जी, बस अलग ही एक कह सकते हैं ऊर्जा होगी। क्योंकि आप उसको किताबों से नहीं, उस माहौल, उस वातावरण, उस शक्तिशाली वातावरण, उस एनर्जेटिक वातावरण से लेके आए हैं, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी। क्योंकि कहा गया है एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो उस वातावरण की एनर्जी को आपने अपने इस देह में उतारा, फिर उस देह से उस शब्दों में उतारा, और उस शब्दों से वो एनर्जी उस रोगी के अंदर गई, दवा के रूप में गई, औषधि के रूप में गई, आपकी वाणी के रूप में गई, आपकी वाइब्स के रूप में गई, और फिर उसने काम किया। हर वक्त सिर्फ औषधि काम नहीं करती, कभी कभी काम कर जाता है हमारा वातावरण, हमारे वचन, हमारी वाइब्स। तो उनके लिए आपको उस वातावरण में जाना पड़ेगा, और कोई सलूशन नहीं है इसका। आपको अपने मन में झांकना पड़ेगा, वातावरण को क्रिएट करना पड़ेगा। रात्रि का जो समय होता है, अब रात्रि के समय ही मेरे को ये विचार आया है, रात्रि का जो समय होता है बहुत शांत स्वभाव का होता है। इस समय कफ जरूर डोमिनेंट होता है, लेकिन कफ की आप एक गुण होता है, कफ का एक गुण होता है प्योरनेस, स्निग्धता, शीतलता, स्थिरता,
ये गुण भी साथ साथ हमें मिल जाते हैं। कफ का एक गुण लेज़ीनेस भी होता है, लेकिन उस गुण पे हम ज़्यादा डोमिनेंसी ना देकर इन गुण को डोमिनेंट दें तो हम बहुत सारे विचारों पे, बहुत सारी विचारना धाराओं पे हम स्थिरता रहकर, शीतलता प्रदान कर कर, स्निग्धता लेकर उस माहौल में अच्छी तरह, जैसे शहद स्निग्ध होकर मिल जाता है वैसे ही हम मिल जाएंगे। उस स्थिरता के अंदर, जो मेडिटेशन के अंदर स्थिरता चाहिए, वो हम यहाँ पर ले पाएंगे और हमें उस वातावरण में घुल जाएंगे। लेज़ीनेस का हम यहाँ पर एक फ़ायदा उठा सकते हैं। उस वातावरण में हम लेज़ी हो जाएंगे तो उस वातावरण में हम ज़्यादा समय बिता पाएंगे, ज़्यादा वातावरण का माहौल, ज़्यादा वातावरण का लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये कार्य करना है। रात्रि के समय कोई शोर नहीं होता, दुनिया से बेखबर, सब घर वाले, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। 10 मिनट आप निकालिए। 10 मिनट आप जब निकालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब सुबह हो गई। उस माहौल में पूर्णवसु आत्रेय जी के आपको दर्शन होंगे, स्पर्शन होगा, प्रसन्न होंगे और अलग ही माया जाल होगा। बस आप देखेंगे कि क्या आनंद प्राप्त होगा आपको। उस आनंद का जो वर्ड्स में मैं बता नहीं सकता। आप अगर जो इस समय मेरा चेहरा देखते, मेरे शरीर पे जो रोम है वो इस समय इस प्रकार, कहते हैं ना, जो खड़े हो जाते हैं, सब एक्साइटेड हो जाते हैं, वैसा वातावरण हो रहा है इस वक्त। सब दिव्य लग रहा है, सब तरफ रोशनी। और ये मेरे वचन जो इस प्रकार मैं बोल रहा हूँ, उसके अंदर भी एक एनर्जी, एक वाइब्स, अगर जो आप महसूस करेंगे उसको, तो आपको मिलेगी, वो ज़रूर मिलेगी। आप भी कोशिश करें इन वाइब्स को पकड़ने की और अपनी वाइब्स खुद बनाने की। देखिए, चीज़ें बदलेगी, बहुत चीज़ें बदलेगी। आज सत्य ये है कि रोग से मृत्यु होती है, यानी डिसीज़ से मृत्यु, कैंसर से मृत्यु, एड्स से मृत्यु, इनसे मृत्यु है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ वर्ष पहले सब जितने सृष्टि में थे, सबके एक फैक्ट था, सबके लिए एक सत्य था कि जो ये सृष्टि, ये अर्थ है, वो फ्लैट है, यानी कि प्लेट की भांति फ्लैट है। लेकिन रातों रात एक वैज्ञानिक ने अर्थ का डायग्राम, अर्थ की फ़ोटो, अर्थ की इमेज दिखाई और रातों रात करोड़ों अरबों लोगों का जो विश्वास था वो टूट गया कि प्लेट से जो अर्थ थी वो अंडे की भांति गोल हो गई। इसी प्रकार अगर जो आप ग्रहण चिंतन करेंगे तो आप भी इस सत्य, जो ये झूठ है कि रोग से मृत्यु होती है, इस झूठ पे पर्दा डाल देंगे, सत्य यहाँ पर ले आएंगे कि रोग से मृत्यु सिर्फ एक काल्पनिक है। हम रोग से बच सकते हैं, फिर वो कैंसर, एड्स, कुछ भी हो, कोई रोग हो चाहे वो, बस हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। चरक ने हमें रास्ता दिखाया, चरक ने हमें मंजिल तक भी दिखाई, चलना हमने है। जो टीकाकार होते हैं वो क्या करते हैं? चरक ने रास्ता बताया, ठीक है, चरक संहिता ने रास्ता बताया। टीकाकार क्या करते हैं? उस रास्ते को और अच्छा बना देते हैं, यानी कि उस रास्ते पे पत्थर बिछा दिए, कंक्रीट रोड बना दी, टाइल्स लगा दी, फ्लावर्स लगा दिए वहाँ पर, उस रास्ते में अट्रैक्शन क्रिएट करी, उसको अट्रैक्टिव बना दिया, उसको रोमांचित बना दिया, उसको ईजिएस्ट बना दिया। यानी कि एक पत्थर है जिस पे कांटे हैं, उसको ईजिएस्ट बना दिया, उस पर कंक्रीट डालकर, उस पर टाइल्स बिछाकर, उस पर फूल लगाकर उसको अट्रैक्टिव बना दिया। तो टीकाकार क्या करते हैं? उनको पता है, चरक संहिता ने दिशा तो दिखा दी, अब उस दिशा को ईजिएस्ट बनाना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, सिर्फ ये कार्य करना है। तो अब टीकाकार श्रेय ले लेते हैं कि हमने टीका करी, हम विद्वान हुए, हम रचयिता हुए, लेकिन ये सब गलत है। रचयिता तो सिर्फ एक ही है जिसने मंजिल दिखाई। हाँ, तुम उसको ईजिएस्ट बना रहे हो, उसको आकर्षित बना रहे हो, हाँ ये है, लेकिन मेन जो चीज़ है, जो रचयिता है, वो रचयिता ही रहेंगे। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो आपको संहिताओं को अच्छी भली भांति समझना है तो आपको उसमें खो जाना पड़ेगा, अपने आप को वहाँ ले जाना पड़ेगा जहाँ पर ये चर्चा हुई, ये वार्तालाप हुई, जहाँ पर ये सब जो चर्चा हो रही थी अग्निवेश जी के और पूर्णवसु आत्रेय के बीच में, उस चर्चा के
जो मेन स्रोत है, जो रूट है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। क्योंकि पेड़ चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जल वो जो एब्जॉर्ब करता है वो रूट से ही करता है, और रूट से ही उसका पोषण होता है। जितना मर्जी वृक्ष घना बड़ा हो जाए, अगर जो उसकी रूट्स को काट दिया जाए, उसकी मूल को काट दिया जाए, तो वो वृक्ष सड़ने लग जाएगा, मुरझा जाएगा और फिर अंत में वो मर जाएगा। तो मूल जो रूट्स हैं वो हमारा वही वातावरण है। आपको वहीं जाना पड़ेगा, वहीं से आपको न्यूट्रिशंस, एनर्जी, वहीं से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये कुछ मेरे विचार थे जो मैंने समझे, प्रकट करे आपके सामने। और मैं ये नहीं कह रहा कि यही अंत है, ये सिर्फ़ एक बीज है। इसको आप अपनी भली भांति प्रकार से जल देकर अपना वृक्ष बना सकते हैं। अपनी विचारधारणाएं इन पर डालकर एक अलग वृक्ष बना सकते हैं। कोई आम का, कोई अमरूद का, कोई किसी चीज़ का वृक्ष बना लेगा, ठीक है। सिर्फ़ एक बीज है, ये वृक्ष आपके हाथ में है बनाना। एक सिर्फ़ ये किसी आपके मस्तिष्क का किसी एक कोने के अंदर कोई थोड़ा सा भी ज्ञान इस वाणी के थ्रू प्रकाशित हो, बस यही मेरा एक मोटिव है कि मैं बता पाऊँ कि मैं क्या फ़ील करता हूँ संहिताओं की, और कैसे आप भी इसको फ़ील करें, समझें। प्लीज़ आप इस पे गौर करें। थैंक यू एवरीवन। माई सेल्फ वैद्य मोहित गुप्ता।